क्या पाकिस्तान अगला बांग्लादेश बनने वाला है? पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई को लेकर इस साल का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहा है, जिसे उनकी पार्टी ने फाइनल कॉल का नाम दिया है। फाइनल कॉल को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका एक मतलब होता है अंतिम आह्वान या फिर अंतिम फैसला। फाइनल कॉल का मतलब है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा नहीं किया तो उनके लाखों समर्थक वहां की मौजूदा सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे और ये उनकी आखिरी चेतावनी है। इस विरोध प्रदर्शन में 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है और ये सभी लोग इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल असेंबली मतलब पाकिस्तान की संसद। पाकिस्तान की सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं और इस टकराव में अब तक इमरान खान की पार्टी के 3 समर्थकों की मौत हो चुकी है और कई लोग इस समय लापता हैं। अभी पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इमरान खान का समर्थन करने वाले उम्मीदवार भी अलग अलग पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से तख्ता पलट संभव नहीं है, लेकिन इमरान खान चुनावी नतीजों को आधार बनाकर मौजूदा सरकार को असंवैधानिक बताने की लड़ाई लड़ सकते हैं और दोबारा चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं और उनकी बेगम बुशरा बीवी जेल से बाहर बैठकर इस समय यही कर रही है। लेकिन इन तस्वीरों को आज आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान की लोकप्रियता इस समय पाकिस्तान में कितनी जबरदस्त है और पाकिस्तान की जनता एक ऐसे नेता के साथ उसका समर्थन करने के लिए सड़कों पर उमड़ आई है जो कि सालों से जेल में बंद है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी का कहना है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को चुनाव में जिताया था, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए और सभी विरोधी दलों ने पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बना ली। पाकिस्तान का यह संकट भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है। आज अगर आप देखेंगे तो भारत के आसपास सभी पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है अभी आपने देख लिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में यही हो रहा है और यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश बना तो वहां क्या होगा वो आप बांग्लादेश के मौजूदा हालात से समझ सकते हैं। बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना भी देशद्रोह हो गया है। बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने इस्कॉन मंदिर से जुड़े पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया है और उनका अपराध यह है कि वो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहे थे और बांग्लादेश की सरकार से ये कह रहे थे कि क्या वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के कोई मानव अधिकार नहीं है। ये सवाल उन्होंने पूछा था। उन्होंने इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की घटना का विरोध किया था, लेकिन पिछले महीने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है और इस ध्वज के ऊपर एक और धार्मिक झंडा फहराया है। लेकिन बांग्लादेश के ही बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस झंडे को बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज बताया जा रहा है वो दावा गलत है। लेकिन इसके बावजूद वहां की सरकार ने इस मामले में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए चिन्मय दास को ही गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। आज भी जब बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो उन पर मुसलमानों की हिंसक भीड़ हमला कर रही है और हिंदुओं को वहां चिन्मय दास और इस्कॉन का समर्थन करने के लिए खुलेआम पीटा जा रहा है। आज कसाब का नाम सब जानते हैं, लेकिन शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओंबले को ज्यादातर लोगों ने भुला दिया होगा। तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए 23 गोलियां अपने शरीर पर झेली थी। 23 गोलियां। उन्होंने कसाब की बंदूक को तब तक पकड़कर रखा जब तक उसे बाकी पुलिसकर्मियों ने जिंदा नहीं पकड़ लिया और इस दौरान कसाब गोलियां चलाता रहा। कसाब की गिरफ्तारी के बाद तुकाराम ओंबले शहीद हो गए, लेकिन हमें लगता है कि जब उन्होंने कसाब को इस देश में ये फेयर ट्रायल, ये इंसाफ, ये न्याय मिलते हुए देखा होगा 4 साल तक, तो उनकी आत्मा हर रोज हर पल कितना रोती होगी। और आज इनकी ये तस्वीर देखने के बाद हम आज देश के पुलिसकर्मियों को भी नमन करना चाहते हैं। उनके पास ये पूरा मौका था
कि वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवाकर इस देश में न जाने और कितने लोगों की जान बचाई और एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। हमारे देश के लोगों ने कभी इस हमले को लेकर यूपीए की सरकार से कड़े सवाल नहीं पूछे। किसी ने यह नहीं पूछा कि जब इस हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठी थी तो सरकार ने इसकी इजाजत क्यों नहीं दी, हमने पाकिस्तान पर उस समय हमला क्यों नहीं किया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की, कोई मिसाइल का हमला क्यों नहीं किया, उन आतंकवादियों को यहीं बैठे बैठे खत्म क्यों नहीं किया, उन्हें सजा क्यों नहीं दी। लोगों को यह पूछना चाहिए था कि एनएसजी कमांडोज को मुंबई आकर यह पूरा चार्ज लेने में 9 घंटे का समय क्यों लगा और सरकार ने इस हमले को दबाने और भुलाने के प्रयास क्यों किए। आखिर कैसी तैयारी रही होगी उस सरकार की, आप सोचिए, जब एनएसजी के कमांडोज को इतना बड़ा हमला होने के बाद दिल्ली से मुंबई जाने में 9 घंटे का समय लग जाए। इन सवालों का जवाब मांगने के बजाय देश के आम लोग इस आतंकवादी हमले को बड़ी आसानी से भूल गए और इतनी आसानी से भूले कि अगले ही साल वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सरकार को पिछली बार से भी बड़ी जीत हमारे देश के लोगों ने दे दी। आज हम आपको पंजाब में जलाई जा रही पराली पर एक बहुत बड़ा खुलासा दिखाएंगे। इस खुलासे के बाद पंजाब की सरकार का यह दावा झूठा साबित हो जाएगा कि वहां पराली की आग में जबरदस्त कमी आई है और पराली जलाने की घटनाएं 70% तक कम हो गई है। आज तक के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुई, बल्कि नासा का सैटेलाइट इस आग को पकड़ नहीं पा रहा है। नासा का सैटेलाइट पंजाब के ऊपर से दोपहर 2 बजे के आसपास गुजरता है और पंजाब में पराली जलाने का काम इस सैटेलाइट के गुजर जाने के बाद शाम 4 बजे के बाद शुरू होता है, ताकि आग के इस हॉटस्पॉट को सैटेलाइट का कैमरा कैप्चर न कर पाए। तो आग तो लग रही है, लेकिन तब लगती हैं जब सैटेलाइट वहां से चला जाता है और सैटेलाइट के डेटा में यह आग रिकॉर्ड नहीं होती। अब बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के किसानों को पंजाब के ऊपर से सैटेलाइट गुजरने के टाइम के बारे में कैसे पता चला, उन्हें कैसे पता चला कि नासा का सैटेलाइट 2 बजे यहां से गुजरता है। तो इसका जवाब यह है कि पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी ही गांव-गांव जाकर किसानों को यह जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सैटेलाइट को धोखा देना है, ताकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को आंकड़ों में कम करके दिखाया जा सके। अब जरा यह रिपोर्ट आप देखिए जो आपकी आंखें खोल देगी। पंजाब के संगरूर में हमारी मुलाकात पटवारी यूनियन के अध्यक्ष से हुई, क्योंकि पटवारियों की जिम्मेदारी किसानों को। अब हमारा आपसे एक सवाल, क्या आपको पता है कि सबसे अच्छी याददाश्त किसकी होती है? सबसे अच्छी याददाश्त इंसानों के उस मोटापे की होती है जो एक बार कम होने के बाद फिर से शरीर के वजन को बढ़ा देता है। डॉक्टर इसे फैट सेल्स मेमोरी कहते हैं। मशहूर साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक शरीर के फैट सेल्स की याददाश्त 10 वर्षों तक जीवित रहती है, जो मोटापे का शिकार रहे लोगों को लंबे समय तक फिट रहने से रोकती है और आपका वजन दोबारा से बढ़ जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका वजन एक बार कम होने के बाद फिर बाद में बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका वजन इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने या तो डाइटिंग करना छोड़ दिया या जिम जाना बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया, व्यायाम करना उन्होंने बंद कर लिया और जैसे ही आपने वजन घटाया कुछ दिन तक आप फिट रहे और फिर दोबारा से मोटापा आना शुरू हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह लगता है कि सिर्फ कुछ दिन बाहर का आपने खाना खा लिया, कोई फास्ट फूड खा लिया, उससे आपका वजन दोबारा से बढ़ गया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपके फैट सेल्स आपके मोटापे को भूलते नहीं हैं, उसे याद रखते हैं। आप व्यायाम और डाइट से जितना भी वजन कम करते हैं, उस वजन को आपके फैट सेल्स हमेशा याद रखते हैं और इसी याददाश्त के कारण इंसानों के लिए अपने वजन को कम करने के बाद उसे स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। यह वजन दोबारा से आ जाता है। यह स्टडी भी 2 तरह के लोगों पर हुई। इसमें एक ग्रुप ऐसे लोगों का था जो पहले